सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड में। साथियों, आज आपके सामने जीके जीएस का एक ऐसा मॉक टेस्ट होने जा रहा है जिसमें 50 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो परीक्षा में साथियों बार बार पूछे जाते हैं। तो इस मॉक टेस्ट को साथियों आप सभी लोग अवश्य लगाइएगा और कंप्लीट मॉक टेस्ट लगाने के बाद आप लोग अपना स्कोर बताइएगा। आज का आपका जो कम से कम स्कोर होना चाहिए वो 21 से 22 प्रश्नों का साथी होना चाहिए। चलिए, तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इस प्रश्न का आपको बताना है कि उत्तर क्या हो सकता है कि सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। देखिए, अगर यहां पर सबसे ज्यादा जो सूर्य की सतह पर पाया जाता है वो तो हाइड्रोजन होता है। अच्छा, सूर्य को क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन गैस का दहकता हुआ गोला भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। हाइड्रोजन होता है और हीलियम होता है और उसके अलावा लगभग 2.5% कुछ अन्य तत्व होते हैं। तो यहां पर दूसरा पूछा गया है। एक तो हाइड्रोजन तो पहला हो जाएगा, लेकिन दूसरे नंबर पर साथियों कौन सा हो जाएगा? हीलियम हो जाएगा। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है। देखिए साथियों, अगर बात करें तो एलपीजी की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है, तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये एलपीजी की फुल फॉर्म हो जाएगी। इसमें साथियों अगर बात करें इसमें क्या क्या होता है, प्रोपेन भी होता है और ब्यूटेन भी होता है, लेकिन यहां पर पूछा गया है कि एलपीजी का प्रमुख घटक क्या होता है साथियों। चलिए, तो आपको मालूम होना चाहिए एलपीजी का प्रमुख घटक क्या होता है? ब्यूटेन होता है। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है। तो उड़ान अभिलेखी का जो तकनीकी नाम है साथियों, काला बक्सा है, यह बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग, बताइए। देखिए, एक होता है साथियों विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क, और एक होता है साथियों स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, और एक होता है महानगरीय क्षेत्र नेटवर्क। लेकिन वैयक्तिक नेटवर्क का अभी तक आपने नाम नहीं सुना होगा, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि जब कई कंप्यूटर को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? सुदूर संचार नेटवर्क, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, या विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क, या मूल्य योजक नेटवर्क। तो साथियों उसको क्या कहेंगे जब किसी छोटे से क्षेत्र में? तो उसको स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क कहते हैं, और स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क को ही साथियों लैन कहते हैं, और लैन की ही फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। अभी पिछले क्वेश्चन में साथियों विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क का भी जिक्र किया गया था, तो इसको वैन कहते हैं, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। तो इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को एक बार लाइक करके क्लास को एक बार शेयर जरूर कर देंगे। चलिए भाई, छठे नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है। तो उर्वरकों का जब निर्माण किया जाता है तो इनमें से कौन सा तत्व का इस्तेमाल किया जाता है? पोटेशियम का इस्तेमाल किया जाता है, बात आपको ध्यान रखना है। देखिए, परीक्षा की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो, अगर वाकई में आपको परीक्षा निकालना है, तो इस क्लास को आपको बंद करके बिल्कुल भी नहीं जाना है जब तक ये क्लास चलती रहेगी। 50 क्वेश्चंस तक आपको क्लास देखना है। जितने भी प्रश्न मैं करा रहा हूं उसको अपने माइंड में आपको स्टोर रखना है, तभी आपकी साथियों परीक्षा निकल पाएगी। ये नहीं कि प्रश्नों का लेवल अगर थोड़ा सा हाई कर दिया जाए या एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपके सामने लाए जाएं तो आप छोड़कर क्लास को भाग जाओ। ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। तो आप बढ़िया खिलाड़ी कैसे बनोगे? क्वेश्चन जैसा भी आ जाए, क्वेश्चन जैसा भी आ जाए साथियों, उसको सॉल्व करने वाला होना चाहिए। अगर आपने वो क्वेश्चन पहले पढ़ रखा है, उसका आंसर पहले पढ़ रखा है, तो साथियों खाली वो आंसर नहीं जाना चाहिए, यानी कि गलत आंसर वो नहीं जाना चाहिए। चलिए, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, या भारत के राष्ट्रपति होते हैं। तो आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, और इनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए IUCN द्वारा प्रमुख संकटग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है साथियों? 7 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। इसलिए आंसर आपका किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। बहुत बढ़िया भाई। मीनी माता रोग की जब हम बात करते हैं तो मीना माता रोग किस कारण से होता है? पारे की वजह से, शीतल की वजह से, कैडमियम की वजह से, जस्ते की वजह से। यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है साथियों परीक्षा में, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो बात करें इस प्रश्न के उत्तर की साथियों, पारा आपको ध्यान रखना है, पारे की वजह से कौन सा रोग हो जाता है, तो मीना माता रोग हो जाता है। ये परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा और आपको बताना है। उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न के ओजोन परत भाई साहब कहां पर पाई जाती है, कौन से मंडल में पाई जाती है, शोभ मंडल में, आयन मंडल में, समताप मंडल में या महामंडल में। तो कौन से मंडल में पाई जाती है ओजोन परत साथियों, समताप मंडल में पाई जाती है, जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर बताइए। देखिए डेली आपके साथियों दो तरह की क्लासेस चलती है गुरुजी वर्ल्ड चैनल पर। एक तो आपके 50 क्वेश्चंस लाए जाते हैं सामान्य ज्ञान के मॉक टेस्ट के रूप में, जिससे आपकी तैयारी जबरदस्त हो सके। और उसके अलावा साथियों 30 क्वेश्चंस के आसपास एक ऐसे टॉपिक वाइज आपकी क्लास चलती है कि कोई साथियों जो भी देखा एग्जाम में क्वेश्चंस बन रहे हैं हाल फिलहाल के एग्जाम में जिन जिन टॉपिक से, तो उन उन टॉपिक्स को साथियों कवर किया जाता है। उससे सबसे महत्वपूर्ण जो पूछे जा सकते हैं 30 ऐसे क्वेश्चंस निकाले जाते हैं और उसकी साथियों क्लास आप सभी लोगों के लिए बनाई जाती है। तो ये दो क्लासेस डेली चलती हैं गुरुजी वर्ल्ड 2.0 चैनल पर। तो आप सभी लोग साथियों ये दोनों क्लास अवश्य लिया कीजिए, हर हालत में लिया कीजिए। ठीक है। चलिए तो 11वें नंबर का प्रश्न है कि पहली बार परमाणु बम कहां फेंका गया था, नागासाकी में, हिरोशिमा में, टोक्यो में या हांगकांग में। तो बात करें साथियों अगर पहली बार परमाणु बम कहां पर फेंका गया था, तो कहां पर फेंका गया था, हिरोशिमा पर फेंका गया था, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद भाई साहब कहां पर, नागासाकी पर। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन बताइए कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन साथियों हेगड़े के नेतृत्व में आरंभ हुआ था, या भाटिया के, या अरुंधति रॉय के, या मेधा पाटकर के। तो यहां पर अगर बात करें इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो सकता है, बताने की कोशिश कीजिए। ये प्रश्न मैं आपको साथियों 2 से 3 दिन पहले भी करवा चुका हूं। तो आंसर की अगर बात करते हैं साथियों मेधा पाटकर हो जाएगी, यानी कि जो नर्मदा बचाओ आंदोलन था यह मेधा पाटकर के नेतृत्व में आरंभ हुआ था। जैव ईंधन किसके बीच से प्राप्त होता है, जामुन के, जकरांदा के, जैट्रोफा के या जूनिपर के, बताइए। आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों जैट्रोफा की अगर बात करते हैं तो साथियों इसके बीच से ही हमें जैव ईंधन प्राप्त होता है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अब उसके बाद देखिए भाई युआन किस देश की मुद्रा है। युआन जैसे कि रुपया भारत में चलता है, उसी प्रकार युआन कहां पर चलती है, जापान में, चीन में, इटली में या यूगोस्लाविया में, बताइए। यहां पर अगर साथियों बात करेंगे इस प्रश्न के बिल्कुल करेक्ट आंसर, तो युआन साथियों कहां पर चलती है, चीन में चलती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। और जिनका आंसर भाई साहब बी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। संतोष ट्रॉफी की जब हम बात करते हैं तो ये किस खेल से संबंधित है, किस खेल में संतोष ट्रॉफी दी जाती है, हॉकी में, फुटबॉल में, बास्केटबॉल में या बैडमिंटन में। तो यहां पर साथियों आपका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग, बताइए। तो अगर आपका उत्तर साथियों यहां पर है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, यानी कि संतोष ट्रॉफी साथियों किस खेल से संबंधित है। तो आपका आंसर साथियों फुटबॉल होना चाहिए, फुटबॉल से संबंधित है। बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था, बताइए। यानी कि कथकली शास्त्रीय नृत्य कहां पर किया जाता है, आपसे यहां पर साथियों प्रश्न पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए। देखिए कथक की बात आती है तो उत्तर प्रदेश का नाम आपको लाना है, कथकली की बात आती है तो केरल का नाम आपको नाम लाना है। और मैं आपको कई बार बता चुका हूं साथियों जिस नृत्य के अंत में अट्टम अट्टम आ जाए, जैसे कि अगर बात करें मोहिनी अट्टम है, और भी कई सारे नृत्य हैं जिनके अंत में अट्टम अट्टम आता है, तो वो सारे के सारे नृत्य कहाँ के होंगे, केरल के होंगे। ये बात तो आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन किसने बनाई थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, राइट कर लीजिए इसको कहीं पर, अपने माइंड में स्टोर कर लीजिए। पोलियो की रोकथाम के लिए जो पहली प्रभावी वैक्सीन बनाई थी ये गिब्बन ने बनाई थी, जोनस ई सॉल्क ने बनाई थी, रॉबर्ट एड्सवर्ड्स ने बनाई थी या जेम्स सिम्पसन ने बनाई थी। इस प्रश्न का मुझे सही उत्तर चाहिए है, और सही उत्तर अगर आपका जा रहा है जोनस ई सॉल्क के साथ तो बिल्कुल करेक्ट आंसर। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास, तारीफ के लायक हो अगर आप जिन्होंने भी इसका सही उत्तर दिया था। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी, वास्को डी गामा ने, अमुंदसेन ने, क्रिस्टोफर कोलंबस ने या जॉन काबोल्ट ने, बताइए।
यहां पर आपका राइट आंसर देखिए, सिंपल सी बात है, भारत की खोज किसने की थी, तो आंसर आपका वास्को डी गामा के साथ जाना चाहिए। अमेरिका कहता तो कोलंबस हो जाता। बचपन में ये दो प्रश्न साथियों हमें कुछ ना याद हो ना हो, लेकिन ये दो प्रश्न हमें जरूर याद थे कि भारत की खोज किसने की और अमेरिका की खोज किसने की। तो साथियों इसका जवाब हम कुछ और ही सोचते थे, खोज पता नहीं कैसे कर ली। ठीक है, तो कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है कि केप ऑफ गुड होप के रास्ते। अब हो सकता हो आपसे ये पूछा जाए कि भारत की खोज जो वास्को डी गामा ने की थी समुद्री रास्ते से, तो साथियों किस रास्ते से की थी, तो केप ऑफ गुड होप के रास्ते से की थी, भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज वास्को डी गामा ने। ये पूरी बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए सौर प्रणाली की बात चल रही है, तो सौर प्रणाली की खोज साथियों किसने की थी, गैलीलियो ने, जे एल बेयर्ड ने, कॉपरनिकस ने या केपलर ने, बताइए। तो यहां पर बात आपको ध्यान रखना है, आंसर आपका हो जाता है भाई ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी कि सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की थी। तो जिनका भी आंसर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए ऐसा होता है भाई, अक्सर एग्जाम में होता क्या है कि कंफ्यूज हो जाता है, और कंफ्यूजन के चक्कर में रिवीजन की कमी की वजह से क्लासेस बहुत ज़्यादा नहीं अटेंड की, उसकी वजह से साथियों आप लोग 8 से 9 क्वेश्चन क्या कर आते हो, गलत कर आते हो, प्लस नेगेटिव मार्किंग का भार आपको और झेलना पड़ता है, इसलिए आपका एग्जाम नहीं निकल पाता। अगर आपके वो 8 से 9 क्वेश्चन सही हो जाएं तो सिलेक्शन आपका बहुत ही आराम से हो जाए। यानी कि जब ये सौर प्रणाली की खोज किसने की, तो साथियों कई लोग केपलर के साथ थे। ठीक है, तो इसलिए यहां पर अब क्या गलत उत्तर जब लगाकर आ जाओगे और आप घर पर आकर ये सोचोगे भाई ये सौर प्रणाली वाला मेरा तो बिल्कुल सही हो गया, ऐसे कई सारे 80-90 क्वेश्चन सोचोगे मेरे सही हो गए, लेकिन उसमें से 8 से 9 क्वेश्चन साथियों आपके गलत हो जाएंगे और आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो इसलिए आप सभी के लिए ये क्लासेस साथियों चलाई जा रही हैं कि जिसमें 50 क्वेश्चन डेली अगर आप लोग पढ़ोगे तो पूरी सामान्य ज्ञान का आपका रिवीजन होता रहेगा। जो कुछ आपने पढ़ रखा है उसका भी रिवीजन होता रहेगा, और जो नहीं पढ़ा है वो आप लोग सीखते रहोगे, क्योंकि परीक्षा में यही सारा कुछ साथियों आपकी परीक्षा में पूछा जाता है और कोई नया नहीं पूछा जाता है। अगर नया पूछा भी जाएगा तो कठिन क्वेश्चन आएंगे भी, वही 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे, 4 से 5 आएंगे, और अगर उन 4 से 5 क्वेश्चन पर ध्यान भी ना दिया जाए, उनको ना अटेम्प्ट किया जाए, तो कोई दिक्कत मुझे ऐसा लगता है नहीं होना चाहिए। चलिए, क्योंकि कोई भी फुल सारे नंबर के जीएस में नहीं कर पाता है। ठीक है, चलिए, तो कुल मिला के जो मैं समझाना चाह रहा था वो आप समझ चुके होंगे। 20वां नंबर आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र वायु से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है। तो कौन सा साथियों वायु से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है, तो अस्त्र आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से देश पाल्क स्टेट से जुड़े हुए हैं, बताइए। पाल्क स्टेट से जुड़े हुए हैं कौन कौन से दो देश, आंसर आपके सामने है, चारों विकल्प आपके सामने है, तो आंसर भी आपके सामने होगा। भारत और श्रीलंका के साथियों, भारत और श्रीलंका के बीच साथियों क्या है, पाल्क स्टेट है, बात आपको ध्यान रखना, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। और जिनका आंसर ए के साथ जा रहा है तो बिल्कुल करेक्ट जा रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए भाई, तो अब आपके सामने साथियों यहाँ पर कूट है, तो निम्नलिखित का मिलान आपको करना है, और कूट जो है वो आपके सामने है, बताइए भाई। चलिए, तो यहां पर साथियों अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे कि अगर बात करें हजारीबाग की, तो हजारीबाग में सबसे ज्यादा साथियों किसका उत्पादन किया जाता है, अभ्रक का किया जाता है। और उसके अलावा नेवेली में साथियों भूरे कोयले का किया जाता है। झरिया की अगर बात करते हैं साथियों, झरिया में किसका उत्पादन किया जाता है, कोयले का किया जाता है। और राउरकेला में किसका किया जाता है, लोहे का किया जाता है। तो साथियों ऐसे क्या हो जाएगा, पहले का डी हो जाएगा। ठीक है, पहले का क्या हो जाएगा, पहले का डी हो जाएगा, और दूसरे का साथियों क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो पहले का डी, दूसरे का सी, और तीसरे का आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और चौथे का आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, पहले का डी, दूसरे का सी, तीसरे का ए, तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी में लिखा हो, इसलिए यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए, 1%, 2%, 3% या 4%। तो साथियों कितने प्रतिशत कम से कम पाना चाहिए, 2% तो कम से कम पाना ही चाहिए, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात भाई साहब कौन सा है, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश करेंगे। शिमशा प्रपात है, या होगे कक्कल प्रपात है, कोलकम
प्रपात है या जोग जलप्रपात है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। और जिनका भी आंसर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है, यानी कि जूट का उत्पादन कहां पर किया जाता है सबसे ज्यादा? पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, केरल में या ओडिशा में? क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर? अगर आपका उत्तर यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि जूट के उत्पादन में साथियों सबसे ज्यादा कहां पर किया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में किया जाता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? योजना आयोग के द्वारा, वित्त आयोग के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा या व्यापारिक बैंक के द्वारा? तो किसके द्वारा की जाती है साथियों? आरबीआई के द्वारा की जाती है, इसलिए आंसर आपका किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ही मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, स्टार वाला ये क्वेश्चन था। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? डब्ल्यूटीओ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए, तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों कहां पर स्थित है, तो जेनेवा में स्थित है। तो जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहा है तो बिल्कुल करेक्ट जा रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए कि भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा यानी कि राइस बाउल के नाम से जाना जाता है? आंध्र प्रदेश को, तमिलनाडु को, केरल को या कर्नाटक को? तो यहां पर आपका राइट आंसर भाई साहब क्या हो जाना चाहिए? अगर आपका उत्तर यहां पर है आंध्र प्रदेश तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि आंध्र प्रदेश को राइस बुल भी कहा जाता है और हिंदी में चावल का कटोरा भी कहा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? महालनोबिस ने, दादा भाई नौरोजी ने या आपका वी राव ने, सरदार पटेल ने? बताइए। तो राष्ट्रीय आय की जब हम बात करते हैं, राष्ट्रीय आय का सबसे पहले जो आकलन किया था भारत में वो दादा भाई नौरोजी यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया ने कहा था। यह बात आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो कोई भी अगर देश है उसका आर्थिक विकास निर्भर नहीं करेगा क्या प्राकृतिक संसाधन पर? तो बिल्कुल करेगा, पूंजी निर्माण पर भी करेगा और बाजार के आकार पर भी करेगा, इसलिए मजबूरन आपका आंसर डी हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है? राष्ट्रीय आय जो होती है ये किससे निर्मित होती है? तो राष्ट्रीय आय जो निर्मित होती है साथियों किसी उत्पादक गतिविधि द्वारा निर्मित की जाती है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है भाई। चलिए, उसके बाद देखेंगे कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, बाल गंगाधर तिलक थे, अरविंद घोष थे या लाला लाजपत राय थे? तो यहाँ पर बहुत ही आसान सा प्रश्न है, अगर आप इसका उत्तर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए आप सभी तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो 3 का, 4 का, 5 का या 6 का? कितने वर्षों का साथियों? 6 वर्ष का होता है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल। चलिए, अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? मावलंकर साहब थे या टी स्वामीनाथन थे, के सुंदरम थे या आपके सुकुमार सेन थे? तो जब हम बात करते हैं पहले मुख्य चुनाव की तो सुकुमार सेन का नाम आपको ध्यान रखना है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? आपसे यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है। तो साथियों उनके रिटायरमेंट की आयु कितनी होती है? 65 वर्ष में वो रिटायर हो जाते हैं। तो जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है बिल्कुल सही है भाई। अगले नंबर का प्रश्न है कि पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन है? महात्मा गांधी हैं, महात्मा बुद्ध हैं यानी कि गौतम बुद्ध हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं या स्वामी दयानंद सरस्वती हैं? तो इस 37वें प्रश्न का राइट आंसर की जब हम बात करते हैं तो पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। ये भी साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाने वाला ये क्वेश्चन था। चलिए, अब उसके बाद देखिए यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य के या केंद्र शासित में है? तो वो राज्य आपसे पूछा जा रहा है कौन सा हो सकता है, वो केंद्र शासित प्रदेश भी हो सकता हो। तो साथियों वो आज के नाम से किस नाम से जाना जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। जब 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अंडमान निकोबार में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया गया था। तो जिनका भी आंसर यहां पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है, बताइए। चलिए,
तो किसकी किसकी कमी कोशिका में अचल संपत्ति मानी जाती है? तो न्यूक्लिक अम्ल की अगर बात करते हैं, न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। भूमि का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है, बताइए क्या होगा सही उत्तर। इस प्रश्न का बताने की कोशिश कीजिए। तो अगर आपका उत्तर साथियों कोशिका दबाव है तो बिल्कुल सही है। आंसर आपका किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है, यानी कि पीर का मतलब क्या होता है आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो जो सूफियों के गुरु होते हैं साथियों, जो सूफियों के गुरु होते हैं उनको कहा जाता है पीर। तो अब आपको साथियों नहीं बोलना है कि सूफियों के गुरु को क्या कहा जाता है, पीर कहा जाता है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा और जिनका आंसर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए कि गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। 1599 में, 1699 में, 1707 में या 1657 में। तो साथियों कब की गई थी, 1699 में गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। बात आपको ध्यान होना चाहिए, माइंड में स्टोर करेंगे या किसी कॉपी में नोट डाउन करेंगे क्योंकि परीक्षा में प्रश्न आपको दिखेगा। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है। तो सबसे बेहतरीन साथियों अगर बात करें विद्युत चालक कौन सा है, तांबा है, लोहा है, एल्यूमिनियम है या चांदी है। तो क्या है, चांदी है। जिनका भी आंसर डी है यानी कि चांदी के साथ है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर का जो प्रश्न है कि मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहा जाता है। तो साथियों क्या कहा जाता है बताने की कोशिश करेंगे। तो सेरिकल्चर कहते हैं, सिल्वीकल्चर कहते हैं या पेसिकल्चर कहते हैं या एपीकल्चर कहते हैं। तो आप लोग साथियों यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं जो मधुमक्खियों के अध्ययन को यानी कि मधुमक्खियों के प्रजनन को या प्रबंधन को क्या कहा चलता है साथियों, एपीकल्चर कहा जा सकता है। तो मधुमक्खियां क्या करती रहती है, हमेशा एपी 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 की आवाज निकालती रहती हैं। तो आप लोग ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हो कि मधुमक्खियों के अध्ययन या मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को एपीकल्चर कहा जाता है। तो जो लोग भी यहाँ पर भाई ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए रक्त के स्कंदन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है, बताइए। तो जब हम बात करते हैं रक्त के स्कंदन की, तो रक्त के स्कंदन के लिए विटामिन के साथियों बहुत ही जरूरी होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आंसर आपका किसके साथ जाता है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न है कि लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग लगभग कितने समय का होता है या कितने दिन का होता है, बताइए। तो कई सारी जगहों पर साथियों आपको 120 दिखता होगा, लेकिन आंसर आपका ऐसे भी आ सकता है उत्तर के रूप में कि 100 से 120 दिन का होता है। तो आंसर भाई साहब जिनका भी जा रहा है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। चलिए अब उसके बाद देखिए कि शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को क्या कहा जाता है, एस्टिवेशन कहते हैं, रिजेनरेशन कहते हैं, हाइबरनेशन कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। तो शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को साथियों क्या कहा जाता है, हाइबरनेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइबरनेशन कहा जाता है। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर सी है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए जो क्रिकेट की गेंद होती है, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तक जा सके। तो ये साथियों आप लोग एक बार देख लेंगे तो अधिकतम दूरी तक साथियों आप भी उस बॉल को पहुंचा सकेंगे, बताइए। चलिए तो यहां पर आपका राइट आंसर जो होगा वो 36 से 45 डिग्री के कोण पर अगर साथियों क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाए, तो क्रिकेट की गेंद अगर आप 36 से 45 डिग्री के कोण पर मारते हो तब वो अधिकतम 36 दूरी तक जाती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर आपका किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। और जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट हैं। बिना रुकावट वैश्विक प्रसारण प्रसारण के लिए कम से कम कितने तुल्यकालिक उपग्रह जरूरी होंगे। तो कितने जरूरी होंगे साथियों, 4 जरूरी होंगे। प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा और प्रश्न का उत्तर आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रबड़ जो है साथियों ये किसका बहुलक है, आइसोप्रीन का है, स्टाइरेन का है, ब्यूटाडाइन का है या एथिलीन का है। प्राकृतिक रबड़ ध्यान रखें, परीक्षा में कई बार यह सवाल पूछा जा चुका है। तो आपको ध्यान रखना है अगर परीक्षा में यह प्रश्न आ जाए कि प्राकृतिक रबड़ जो है वो आइसोप्रीन का बहुलक है, तो आंसर आपका किसके साथ जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहा है। और जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो इसी प्रकार से अगर आप लोग पढ़ते रहे तो वो दिन साथियों दूर नहीं होगा जिस दिन आपका कॉल लेटर, आपका सिलेक्शन का साथियों पेपर आपके पास होगा। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अपने सपने को साकार करेंगे, अपनी एक जॉब साथियों निश्चित करेंगे।
तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।